हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में बिहार सिविल जज एग्जाम 2020 के हल विधि लॉ प्रश्न पत्र को देखेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं जैसे कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, एपीओ सिविल जज एग्जाम, एडीपीओ एवं अदर कॉमन लॉ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसके अलावा आपको हमारे यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ पर बिहार एपीओ से संबंधित सिलेक्टेड संपूर्ण स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिसको पढ़कर आप आसानी से कम समय में एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। और साथ ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस की स्पेशल वीडियोज़ भी मिल जाएंगे, जिनको फॉलो करके आप आसानी से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। एक बात और, यदि आप लॉ के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो लॉ से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को अवश्य देख लें, जिनसे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि सबसे अधिक फोकस किस टॉपिक पर करना है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। ये पेपर बिहार सिविल जज एग्जाम 2020 जो कि 6 दिसंबर 2020 को हुआ है का सेट नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रारूप समिति के समक्ष रखा था। तो आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, संविधान बनाने का काम कब पूर्ण हो गया था। तो संविधान बनाने का काम पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हो गया था, जो कि प्रस्तावना के अनुसार जैसा कि लिखा है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था। तो प्रश्न के अनुसार आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, मौलिक अधिकारों की संकल्पना को किस संविधान से लिया गया है। तो यूएस के अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, संविधान में डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है। तो डीपीएसपी का उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित है। तो बलवंत राय मेहता समिति। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को, जो कि सबसे बड़ा संविधान का संशोधन है, जिसको लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में किसने सेवा की थी और कौन सेवा कर रहा है। तो जो भारत के 12वें राष्ट्रपति थी, वो की जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल थी, वो भारत की 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। और जो रामनाथ कोविंद हैं इस समय वर्तमान में 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और प्रणब मुखर्जी जो थे वो 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। तो प्रश्न के अनुसार 12वें नंबर के जो राष्ट्रपति थी वो श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी थी। तो आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, जो कि आर्टिकल 165 में बताया गया है, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, उप प्रधानमंत्री का पद है। तो उप प्रधानमंत्री का पद एक गैर संवैधानिक पद है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति और अनुबंध और बाध्य छूट से संबंधित है। तो भाग 12 संबंधित है। और भाग 13 में दिया गया है कि भारत राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम के बारे में बताया गया है। और भाग 17 में बताया गया है राजभाषा के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। और भाग 19 में मिसलेनियस से संबंधित है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा के बारे में प्रावधान करता है। तो आंसर है डी, अनुच्छेद 243 जेडीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279 किसको परिभाषित करता है। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279 है वो शुद्ध आगम आदि की गणना के बारे में प्रावधान किया गया है। और वित्त आयोग को 280 में बताया गया है। और संघ से कुछ राज्यों को अनुदान 275 में बताया गया है। वहीं पैसे पर कर के बारे में आर्टिकल 276 में बताया गया है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर बी सही है, शुद्ध आगम आदि की गणना 279 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में से किस मामले में जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, शाश्वत और अटल है। तो गोलकनाथ के मामले में कहा है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की मूल विशेषता का एक प्रतीक है। जस्टिस मुधोलकर ने कहा है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, कानून का समान संरक्षण की अवधारणा जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित है, कहाँ से
अपनी जड़ पाती है, तो अमेरिका के संविधान से अपनी जड़ पाती है, तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि गैर कानूनी कार्रवाई को वैध मानने के लिए समानता खंड लागू नहीं किया जा सकता है? तो एकता शक्ति फाउंडेशन बनाम NCT दिल्ली सरकार के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 46 दे रखा है, इसमें SC ST अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा संबंधी के बारे में प्रावधान दिया गया है। और अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के और कुछ स्थानों के संस्मारकों के संरक्षण के बारे में प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 51 में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के बारे में प्रावधान। और 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये बताया गया है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 के अनुसार भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयों को किसके नाम से किया जाएगा? तो राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने किस संवैधानिक संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया है? तो 99 संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या क्या है जिन्हें संविधान की व्याख्या के रूप में कानून के पर्याप्त प्रश्न से संबंधित किसी भी मामले को तय करने के उद्देश्य से बैठना होता है? तो आर्टिकल 145 का जब इंटरप्रिटेशन निर्वचन करेंगे तो उसके अनुसार कम से कम 5 न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए, तो आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ के खातों से संबंधित अपनी रिपोर्ट जमा करेंगे, किसको जमा करेंगे? राष्ट्रपति को जमा करेंगे, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से किसके पास अखिल भारतीय सेवाओं का विस्तार करने की निर्णय शक्ति है? तो केवल राज्यसभा को है, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक संघ की राजभाषा है? तो संघ की राजभाषा है देवनागरी लिपि में होगी, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार सही है, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रीवी काउंसिल के निर्णय को बचाता है? तो अनुच्छेद 395 प्रीवी काउंसिल के निर्णय को सेव करता है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, भारतीय संविधान की समीक्षा करने के लिए बने प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति वेंकट चलैया थे, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से किस रिट को न्यायिक उपाय के रूप में भी जाना जाता है? तो मैंडेमस को जाना जाता है, आंसर बी सही है। हैवियस कॉर्पस बंदी व्यक्ति के संबंध में है। और क्यू वारंटो जो है, अगर कोई व्यक्ति सरकारी या लोक पद किसी गलत तरीके से ग्रहण करता है तो उसके बारे में है। और सर्टेडी जो है ये अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारिता से संबंधित है। तो प्रश्न के अनुसार जो है आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, अनुच्छेद 352 के तहत जारी प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, वित्त आयोग में शामिल हैं? तो वित्त आयोग में कुल 5 लोग शामिल होते हैं, परंतु यहाँ पे 5 सदस्य नहीं होंगे, एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। तो प्रश्न के अनुसार आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, यूपीएससी की संरचना को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 से संबंधित हैं पिछड़ा वर्ग आयोग और चुनाव आयोग को 324 में बताया गया है, वित्त आयोग को 280 में बताया गया है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर ए सही है, पिछड़ा वर्ग आयोग 346 में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जिला न्यायाधीश शब्द में न्यायाधिकरण न्यायाधीश शामिल नहीं है? अनुच्छेद 236 ए के तहत, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, मुख्यतः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के अनुसार, आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, किस अनुच्छेद में कानून की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत शामिल है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, शक्ति प्रतिकरण के सिद्धांत को सुव्यवस्थापित ढंग से निरूपित किसने किया है? तो मॉन्टेस्क्यू ने किया है, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, विधि का शासन से क्या तात्पर्य है? तो विधि की सर्वोच्चता, विधि के समझ, समानता। तो प्रश्न के अनुसार आंसर 2 और 3 सही है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। विधि का दुरुपयोग है शक्ति में कमी, और विधि के समझ, समानता, विधि का शासन, और प्रत्यायुध विधान को अधीनस्थ विधान कहते हैं, शक्तियों का पृथक्करण, नियंत्रण एवं संतुलन। तो प्रश्न के अनुसार जो है आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये देखना है। तो यदि अधिनियम या संविधि द्वारा प्राधिकृत है तो प्रत्यायुध विधान का भूतलक्षी प्रभाव हो सकता है, तो आंसर बी सही है। और ए सी डी ये गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 39,
अपराधों में प्रातिनिधिक दायित्व के सिद्धांत को लागू करने में वांछनीयता से अधिक आवश्यकता के कारण संभव हुआ है। इसका औचित्य किस पर आधारित है? तो लोक नीति पर आधारित है। आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है। प्रशासनिक विधि प्रशासनिक संस्थाओं की शक्तियों तथा प्रक्रिया संबंधी विधि है। खास तौर पर प्रशासनिक कार्य की न्यायिक समीक्षा की निरीक्षण संबंधी विधि इसमें शामिल है। इस प्रशासनिक विधि की परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? तो केसी डेविस ने दी है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। दाया भाग के प्रवर्तक और लेखक हैं जी मूतवाहन। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में एक हिंदू विवाह को शून्य घोषित किया गया है? तो धारा 11 में विवाह को शून्य घोषित किया गया है और धारा 9 में दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन के बारे में बताया गया है, इंस्टीट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट के बारे में। और धारा 10 पे जो बताया गया है न्यायिक प्रतिकरण जुडिशियल सेपरेशन के बारे में बताया गया है। और धारा 12 में शून्यकरणीय विवाह के बारे में बताया गया है, वाइडेबल मैरिज के बारे में। प्रश्न के अनुसार क्योंकि शून्य विवाह घोषित है वो धारा 11 में है, तो आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16 धर्मस्थता प्रदान नहीं करती है उन बच्चों को जो उत्पन्न हुए हैं विधिमान्य विवाह से, शून्यकरणीय विवाह से, शून्य विवाह से, बिना विवाह के जो हुए हैं उनको धर्मस्थता प्रदान नहीं करती है, तो आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक दत्तक लिए जाने वाले बच्चे की आयु मान्य रूढ़ि के अभाव में पूरी नहीं होनी चाहिए, 15 वर्ष पूरी नहीं होनी चाहिए। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के पश्चात मिताक्षरा हिंदू सहदायकी में निम्न में से कौन सदस्य के रूप में नहीं है? तो पुत्र वधू सदस्य के रूप में नहीं है, बाकी पुत्र, विवाहित पुत्री, दत्तक पुत्र ये सहदायकी के अंतर्गत सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं, तो आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है। एक हिंदू पुरुष अपने पीछे एक दत्तक पुत्र, एक पश्चात उत्पन्न एक नैसर्गिक पुत्र एवं एक विवाहित पुत्री छोड़कर मरता है, उसकी स्वयं अर्जित संपत्ति किसको मिलेगी? तीनों को बराबर बराबर मिलेगी। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। एक हिंदू नारी अपने पीछे एक सौतेला पुत्र, एक विवाहित पुत्री एवं एक अधर्मज पुत्र छोड़कर मरती है, उसकी संपत्ति मिलेगी? तो उसकी संपत्ति पुत्री एवं उसके अधर्मज पुत्र को मिलेगी, सौतेले पुत्र को नहीं मिलेगी, तो आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। हिंदू समुदाय की संपत्ति के विभाजन पर अंश पाने का अधिकारी व्यक्ति कौन नहीं है? तो अधर्मज पुत्र नहीं है, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। स्त्री धन में सम्मिलित नहीं है, नारी का सतीत्व सम्मिलित नहीं है, बाकी बी सी डी में जो तीनों हैं ये सम्मिलित हैं स्त्री धन में, तो आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। एक हिंदू मूर्ति की वैधानिक स्थिति क्या है? तो एक हिंदू अवैस्क की है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। मुस्लिम विधि के स्रोतों में सर्वोत्तम है, तो कुरान जो है वो सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम स्रोत कुरान को माना जाता है, तो आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। सुन्नी विधि मान्यता नहीं देती है मुता विवाह जो कि अस्थायी होता है, जबकि ये शिया समुदाय में मुता विवाह को किया जा सकता है, तो आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। बिना मेहर के एक मुस्लिम विवाह शून्य होता है, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। अजन्मे बच्चे के पक्ष में किया गया हिबा शून्य होता है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। एक गर्भस्थ बच्चे को वसीयत की जा सकती है बशर्ते उसका जन्म वसीयत करने के 6 माह में हो जाता है, आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। एक वक्फ का सृजन नहीं किया जा सकता है, गिरजाघर के निर्माण हेतु नहीं किया जा सकता है, बाकी ए सी डी में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। अभिस्वीकार करने वाले एवं अस्वीकृत किए बच्चे के मध्य आयु का अंतर होना चाहिए कम से कम 12.5 वर्ष का होना चाहिए, आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। एक अवयस्क पत्नी की हिजानत अभिरक्षा रहेगी उसकी माता के पास, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। एक अधर्मज सिया मुसलमान निर्वसित मर जाता है, उसकी संपत्ति किसको मिलेगी? किसी को भी नहीं मिलेगी, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है। 4 पूर्व पत्नियों के होते हुए एक सिया मुसलमान ने 5वां विवाह कर लिया, यह 5वां विवाह कैसा है? तो ये विवाह शून्य होगा, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कोर्ट की सहायता से, तो विबंधन जो स्टेपल द्वारा है वो धारा 43 में दिया गया है, और प्रत्यासन का सिद्धांत संपत्ति अंतरण की धारा 92 में दिया गया है, और संचयन का सिद्धांत टीपीए में दिया गया है 17 में, और शाश्वतता के विरुद्ध नियम को 14 में बताया गया है, रूल ऑफ प्रोपेसिटी। तो प्रश्न के अनुसार आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। प्रतिस्थापित प्रतिभूति के सिद्धांत से संबंधित प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में दिए गए हैं? तो धारा 73 में, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। पट्टा एवं अनुज्ञप्ति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। पट्टे का समन्वय किया जा सकता है लेकिन अनुज्ञप्ति का समन्वय नहीं किया जा सकता है,
दूसरा है दोनों पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी अपने नाम से अतिक्रमणी के विरुद्ध वाद ला सकते हैं। तीसरा है पट्टा भूमि में हित का अंतरण है जबकि अनुज्ञप्ति भूमि में हित का सृजन नहीं हो करती है। पट्टे की अवधि के अंत तक विखंडन नहीं किया जा सकता है, लेकिन अनुज्ञप्ति के कुछ अपवादों को छोड़कर विखंडित की जा सकती है। तो जो प्रश्न के अनुसार जो सही हैं तो 1 और 3 और 4 सही हैं, दूसरा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, लिखित में होना एवं पंजीकरण होना निम्नलिखित में से किस बंधक में आवश्यक नहीं है? तो सत्य के दस्तावेजों को जमा करके किया गया बंधक में लिखित होना पंजीकरण होना आवश्यक नहीं है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित में से कौन सा शाश्वतता के विरुद्ध नियम का अपवाद नहीं है? तो एक ऐसा कोर्स जो आगे आने वाली 7 पीढ़ियों तक के लिए रखा गया हो, शाश्वतता के विरुद्ध नियम का अपवाद नहीं है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है, लिस्ट पेंडेंट का शाब्दिक अर्थ है एक ऐसा वाद जो न्यायालय के समझ विचाराधीन हो। तो विचाराधीन बात का तात्पर्य होता है लिस्ट पेंडेंट। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा किसी अचल संपत्ति को अंतरण करने के लिए सक्षमता का प्रावधान करती है? तो धारा 7 है। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत संपत्ति के संचयन के लिए एक अवधि से अधिक तक रोक लगाई गई है? धारा 17 के अंतर्गत। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, क्रमबंधन व अभिधान का सिद्धांत जो कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की विधि का एक सिद्धांत है संबंधित है प्रतिभूतियों से। क्रमबंधन के सिद्धांत के बारे में प्रावधान ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 56 में दिया गया है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर सी सही है, प्रतिभूतियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, जहां एक ऐसी संपत्ति का दान किया गया है जो अस्तित्व में नहीं है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा इसको शून्य करती है? तो धारा 124। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, साम्या का प्रारंभिक स्रोत है अंतःकरण। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, साम्या के सिद्धांत की सांविधिक मान्यता नहीं पाई जाती है, माल विक्रय अधिनियम 1930 में। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, साम्या का क्षेत्राधिकार त्रिक्षेत्रीय है, अनन्य संवर्तियो सहाय ये कहा गया है, स्टोरी के द्वारा कहा गया। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, साम्या के अंग्रेजी नियमों को भारतीय विधायिका द्वारा सारभूत रूप में समाविष्ट किया गया है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक न्याय समाप्त हो जाता है? जब न्याय वापस लिए जाने योग्य हो और स्पष्ट शब्दों द्वारा वापस ले लिया गया हो तो समाप्त हो जाएगा, जबकि इसका उद्देश्य पूर्ण रूप से पूरा हो गया तब भी न्याय समाप्त हो जाएगा, जबकि इसका उद्देश्य अवैध हो जाता है तो भी न्याय समाप्त हो जाता है। तो उपयुक्त सभी परिस्थितियों में न्याय समाप्त हो जाता है। तो आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, भारतीय न्याय अधिनियम 1882 की किस धारा के अंतर्गत न्याय भंग को परिभाषित किया गया है? तो धारा 3 में परिभाषित किया गया है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, निम्नलिखित में से कौन न्याय का सृजन नहीं कर सकता है? तो एक अवयस्क व्यक्ति न्याय का सृजन नहीं कर सकता है, बाकी एक व्यक्ति विधिक व्यक्ति कर सकता है, एक वकील भी कर सकता है, एक व्यक्ति जो 21 साल का हो गया है वो भी न्याय का सृजन कर सकता है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर एक अवयस्क न्याय का सृजन नहीं कर सकता है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, विशिष्ट अंतोष अधिनियम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 5 के अंतर्गत विशिष्ट अचल संपत्ति का प्रत्युत्थान किया जा सकेगा दीवानी प्रक्रिया संहिता की विधि के अनुसार। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, यह सामान्य सिद्धांत जिस पर शाश्वत आदेश अनुमत किए जाते हैं समाहित हैं धारा 38 में। आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, अज्ञापक आदेश द्वारा अनुतोष है विवेकाधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, प्रतिफल के बिना संविदा होगी शून्य होगी। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, संविदा के लिए वयस्कता की आयु है 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, ये अपने खोए हुए कुत्ते को किसी के द्वारा खोजे जाने पर उस व्यक्ति को 1000 रुपये देने का प्रस्ताव करता है। ये कैसा प्रस्ताव है? तो एक सामान्य प्रस्ताव है, जनरल प्रपोजल है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, जब क्षतिपूर्ति को निर्धारित नहीं किया जा सकता है न्यायालय पक्षकार को दे सकता है, तो ऐसी क्षतिपूर्ति नाम मात्र क्षतिपूर्ति दे सकता है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, नॉन इस्ट फैक्टम का अर्थ है अज्ञानता में निष्पादित दस्तावेज। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, संविदा का विफलीकरण नहीं किया जा सकता है वाणिज्यिक असंभवता के द्वारा। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा परिवर्तनीय है किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, एक शून्यकरणीय संविदा है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है, वचनात्मक निबंधन पर निम्न में से कौन सा एक केस है? तो केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद का और लिली दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ। तो ए बी दोनों हैं वचनात्मक निबंधन पर। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जब वह प्रस्तावक प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिगृहीता के विरुद्ध संपूर्ण हो जाती है, प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिगृहीता के विरुद्ध संपूर्ण हो जाती है, जब वह प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाती है तो प्रतिगृहीता के विरुद्ध
संपूर्ण हो जाती है संसूचना, तो आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो प्रपीड़न चिक्कम अमीराजू बनाम चिक्कम सेमा सही है। परिनिर्धारित नुकसानी डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड बनाम न्यू गैरेज एंड मोटर कंपनी लिमिटेड, ये भी सही है। पालन की असंभवता अलोपी प्रसाद एंड सन्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, ये भी सही है। लोक नीति हैंडले बनाम वैक्सडेल का मामला, ये सही नहीं है, तो आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91। भारतीय संविदा संशोधन अधिनियम 1997 ने संशोधित किया है भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 28 को, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। संविदा में दायित्व की प्रकृति में परिवर्तन को कहा जाता है नवीनियन, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत केवल अवैध की संपत्ति उत्तरदायी है, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। चलत प्रत्याभूति परिभाषित है भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 129 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। पंघम करार होते हैं, शून्य होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। अपकत्य में कबूतर का घोंसला सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था सामंत के द्वारा पिजन होल की थ्योरी, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। घटना स्वयं बोलती है संबंधित है साक्ष्य के नियम से, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। कठोर दायित्व के नियम को प्रतिपादित किया गया है जस्टिस ब्लैकबर्न ने किया है, तो आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। क्यू फासिट पर एलियम फासिट पर सी का अर्थ है प्रतिनिधिक दायित्व वैकलियस लायबिलिटी के बारे में, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। अपराधों को निजी अपराध और लोक अपराध के रूप में किसने विभाजित किया है? ब्लैक स्टोन ने किया है, आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। अपकृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा वैध बचाव नहीं है? साइंटी नॉन फिट इंजुरिया, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। बिना क्षति के हानि सूत्र का अर्थ है विधिक अधिकार के उल्लंघन के बिना क्षति, और बिना हानि के जो क्षति होती है तो विधिक अधिकार के उल्लंघन में क्षति, तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। अपकृत्य विधि के अंतर्गत कर्तव्य है समस्त संसार के प्रति, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। जहां अधिकार है वहां उपचार भी है के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी एसवी बनाम वाइट के मामले में, आंसर ए सही है। यूपीआई रेमेडियम IVHS यानी जहां अधिकार है वहां उपचार भी है उपलब्ध है, तो एसपी बनाम वाइट के मामले में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता का दायित्व है केवल पृथक दायित्व है, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। अत्यंतिक दायित्व नियम बताता है कठोर दायित्व की अपेक्षा कठोरतम दायित्व को, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। उपेक्षा के अपकृत्य की कार्रवाई की सफलता के लिए क्या सिद्ध करने की आवश्यकता है? प्रतिवादी के द्वारा कर्तव्य के उल्लंघन को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। मानहानि के लिए कोई कार्रवाई नहीं होती है यदि मानहानि की सामग्री लिखी हो एक पत्र में, लेकिन पत्र डाक में नहीं जाता है और अपनी अभिरक्षा में रखा है तो मानहानि नहीं होगी। बाकी एक टेलीग्राम में हो जाती है, सूचना पट पर है तब भी हो जाएगी, एक पोस्ट कार्ड में है तब भी हो जाएगी, तो आंसर प्रश्न के अनुसार डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। उत्ताप के अपकृत्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बचाव है? चिरभोग कानूनी प्राधिकार ए बी दोनों हैं, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है का अर्थ है तुच्छ अंतर को अनदेखा करना चाहिए, आईपीसी का सेक्शन 95 है। डी मिनिमिस नॉन क्यूरेटलेस सूत्र पर आधारित है, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 2 सब क्लास 6 के तहत भविष्य के सामान पद का क्या अर्थ है? माल जो अस्तित्व में नहीं है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु बिक्री करने और बेचने के समझौते के बीच अंतर करने में सही नहीं है? तो विक्रय व्यक्ति में न्यायता संगतता बताता है, परंतु बेचने के लिए एक समझौते में समस्त लोगों के विरुद्ध न्याय संगतता होती है, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। कैविएट इम्पटर का अर्थ है क्रेता सावधान, तो खरीदार को अवगत कराएं, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? जब बिक्री माल के एक नीलामीकर्ता द्वारा की जाती है और मुद्दा खरीदार को एक अच्छा हक स्वीकृत करना है, तो माल के मालिक के रूप में साधारण क्रम में कार्य करते हुए बिक्री उसके द्वारा की जाती है, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। एक विक्रेता क्रेता को उसके द्वारा मांगे गए सामान की मात्रा से अधिक मात्रा में सामान की पूर्ति कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें गलत हो सकता है? तो एक क्रेता संपूर्ण सामान को अपने पास रख सकता है लेकिन केवल आदेश किए गए माल का भुगतान करे, ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वचन पत्र के लिए सही नहीं है? तो इसमें निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित एक सशर्त वचनबद्ध शामिल है, ये सही नहीं है, बाकी ए सी डी सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। हालांकि एक चेक कई तरह से विनिमय पत्र से मिलता जुलता है, लेकिन ये भी दूसरे मामलों में एक अलग उपकरण है। इंगित कीजिए कि चेक और विनिमय पत्र के बीच अंतर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें गलत कथन को देखना है। एक चेक को अभिस्वीकृत द्वारा अनादृत किया जाता है, परंतु विनिमय पत्र के मामले में ऐसा नहीं है। तो ये कथन है गलत है। बाकी ए बी सी तीनों कथन सही हैं। तो प्रश्न के अनुसार आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सम्यक अनुक्रम धारक के आवश्यक तत्वों के अनुकूल नहीं है। तो नहीं है तो उसे लिखित को इसकी परिपक्वता की तारीख पर सकारात्मक रूप से प्राप्त कर लेना चाहिए। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। बाकी ए सी और डी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। इंगित कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिखित के समानुदेशन और वार्ता के बारे में सही नहीं है। तो समानुदेशी अपने समानुदेशक के हक में किसी भी दोष के लिए उत्तरदायी नहीं है, परंतु पराक्रम में लिखित का सम्यक अनुक्रम धारक पूर्व हस्तांतरणकर्ताओं के हक में दोष के लिए उत्तरदायी है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। निम्नलिखित परिस्थितियों में से इंगित कीजिए कि कब एक बैंकर चेक के भुगतान को इनकार करने में नियोजित नहीं होगा। तो जब ग्राहक दिवालिया हो गया हो परंतु बैंक को इसकी सूचना नहीं मिली है तो बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121। आंतरिक प्रबंधन के सिद्धांत ने कंपनी के कामकाज में महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा कर लिया है, लेकिन कई फैसलों ने इसे कई अपवादों के अधीन कर दिया है। इंगित कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा इस सिद्धांत का अपवाद नहीं है। तो जो नहीं है वो है जहां प्राधिकरण ने संगम अनुच्छेद से परे प्रत्यायोजित शक्ति का दावा किया है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक कंपनी की संगम अनुच्छेद एवं संगम ज्ञापन के बीच सही संबंध को दर्शाने वाला है। संगम अनुच्छेद संगम ज्ञापन के अधीन होते हैं और किसी भी असंगतता के मामले में संगम अनुच्छेद को संगम ज्ञापन को वैधता देनी चाहिए। तो ये जो है संगम ज्ञापन के बीच और संगम अनुच्छेद के बीच संबंध को दर्शाते हैं। तो आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। जब कोई कंपनी किसी अधिकारातीत संव्यवहार में शामिल हो जाती है तो इसके खिलाफ कई उपचार उपलब्ध होते हैं। इंगित कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कोई भी निदेशक कंपनी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। कंपनी अधिनियम 2013 ने न्यूनतम या अधिकतम निदेशकों की सीमा प्रदान की है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सरकार के पूर्व अनुमोदन से कंपनी के विशेष संकल्प द्वारा इस सीमा से परे निदेशकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। स्टेटमेंट सही नहीं है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। किसी कंपनी में उत्पीड़न और प्रबंधन के मामले में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत नेशनल कंपनी विधि अधिकरण में एक आवेदन किया जा सकता है। कंपनी के शेयर पूंजी रखने के मामले में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। सभी में नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आंसर इसमें देखते हैं। किसी भी एकल सदस्य द्वारा जो कंपनी की जारी शेयर पूंजी का 1/15 हिस्से से कम नहीं रखता है, आवेदन किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। भागीदारी के लिए निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर को बताना है। तो समग्र विश्लेषण में प्रतीत होता है कि प्रत्येक एजेंसी आपसी भागीदारी पर आधारित है। ये सही नहीं है। कार्यों की तुलना करने पर हर भागीदार सोता हुआ साथी होता है। ये भी सही नहीं। भागीदार बनाने वाले सभी व्यक्तियों के मध्य एक समझौता होना चाहिए। ये भी सही नहीं है। तो जो सही है, समझौते में लाभ के बंटवारे के साथ साथ व्यापार का नुकसान भी आवश्यक रूप से शामिल होना चाहिए। तो जो लाभ लेगा वो नुकसान भी बर्दाश्त करेगा। तो आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। एक निष्क्रिय भागीदारी के लिए निम्न कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। तो जो निष्क्रिय भागीदारी का फर्म की देयता के लिए बाह्य व्यक्तियों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। ये सही नहीं है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। निम्नलिखित कथनों में से ये इंगित कीजिए कि भागीदार के निहित अधिकार के बारे में कौन सा सही नहीं है फर्म के एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए। तो ये फर्म की ओर से अचल संपत्ति का अधिग्रहण करता है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उस नाबालिग के लिए सही है जिससे भागीदारी के लाभों में भर्ती कराया गया है। तो फर्म का एक लेनदार अपने धन के लिए फर्म में नाबालिग के हिस्से के खिलाफ मुकदमा करता है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। एक साझेदार सहमत समय से पहले ही साझेदारी फर्म को भंग करना चाहता है। चयन कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे भागीदार के लिए फर्म के विघटन के लिए एकदम सही आधार नहीं है। तो कि मुकदमा करने वाला भागीदार दूसरे भागीदार की पत्नी के साथ व्यभिचारी संबंध में है जिसमें फर्म का व्यवसाय प्रभावित होने की आशंका है। ये सही नहीं है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। किसी प्रथा के प्रमाण का तरीका किस में निहित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(4) में भी दिया गया है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(7) में दिया गया अनुच्छेद जो कि
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 13(1) के बारे में बताया गया है 32(7) में, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 48 में प्रथा और रूढ़ी के बारे में बताया गया है। तो प्रश्न के अनुसार उपयुक्त सभी में प्रथा के प्रमाण का तरीका निहित है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132। पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर का मामला किससे संबंधित है? लीडिंग केस है मृत्युकालीन कथन डाइंग डिक्लेरेशन से संबंधित है, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 सब क्लास 1 में दिया गया है डाइंग डिक्लेरेशन। तो आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133। स्टॉपेल का सिद्धांत क्या है? इक्विटी का नियम है, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 से 117 तक में प्रावधानित है। तो आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाए जाने की संभावना का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113(a) में किया गया है, सुसाइड बाय मैरिड वुमेन विदिन 7 ईयर्स में। तो आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। जाहिरा शेख किसमें प्रमुख गवाह थी? वेस्ट वीकरी रिट्रायल केस 2006 के मामले में। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136। दीवानी प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रस्तुत व्यापक परिवर्तन किस उद्देश्य के साथ हैं? मुकदमे के निपटान में देरी में कटौती के लिए। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। दम दुपट का नियम किससे संबंधित है? ब्याज से संबंधित है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। स्थानीय जांच करने के लिए आयोग किसके तहत गठित किया जा सकता है? तो आर्डर जो है 26 नियम 9 CPC तहत किया जा सकता है आयोग का गठन। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। समीक्षा के लिए आधार किसके अधीन प्रदान किए गए हैं? तो आर्डर 47 नियम 1 में दिए गए हैं। रिव्यू के बारे में प्रावधान जो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140। कितने दिनों की समाप्ति के बाद चेतावनी लागू नहीं होगी? तो 90 दिन। जो कैविएट होती है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 148(a) में कैविएट के बारे में बताया गया है कि कैविएट 90 दिन के बाद प्रभावी नहीं रहेगी। तो आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल अपराधों का वर्गीकरण किसके अधीन किया गया है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 120 में पूरी सूची दी गई है कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल अपराधों की। तो आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। CRPC की धारा 164 के तहत कबूलनामा कौन दर्ज कर सकता है? तो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोई भी। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। CRPC की धारा 167 के तहत अपराधों जिनके लिए सजा है मृत्यु, आजीवन कारावास या कम से कम 10 साल की अवधि के कारावास की सजा के अलावा अन्य अपराधों के लिए जांच के दौरान नजरबंदी की कुल अवधि के लिए सीमा क्या है? तो 60 दिन होगी। और यदि मृत्यु, आजीवन कारावास और 10 साल तक की सजा है तो 90 दिन होगी। और जो मिनिमम पुलिस कस्टडी होगी वो 15 दिन होगी। तो प्रश्न के अनुसार जो पूछ रहा है अलावा मृत्यु, आजीवन कारावास और 10 साल के अलावा पूछ रहा है, तो 60 दिन की होगी। तो 60 दिन के बाद अभियुक्त को जमानत का अधिकार प्राप्त हो जाएगा यदि चार्जशीट फाइल नहीं की जाती है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। यदि पति ने धारा 125 के तहत परित्याग के आधार पर पत्नी के खिलाफ तलाक का फरमान प्राप्त किया है, तो पति के खिलाफ रखरखाव का दावा करने के लिए पत्नी के लिए कोई भी रुकावट नहीं होगी। यहाँ तक पत्नी को तलाक के बाद भी पति से मेंटेनेंस प्राप्त करने का अधिकार होता है कि जब तक कि पत्नी पुनर्विवाह ना कर ले तब तक कि वो मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है। तो यहाँ पे कोई रुकावट नहीं होगी पत्नी के लिए मेंटेनेंस के लिए 125 में। तो आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। आपराधिक प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा डाली गई बलात्कार की पीड़िता की चिकित्सा परीक्षा से संबंधित कौन सी धारा है? तो 164 है। ए में है कि जो बलात्कार की पीड़िता होगी उसकी चिकित्सा परीक्षा कराई जाएगी 24 घंटे के अंदर। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मामले में मध्यस्थ को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? स्वयं पक्षकार नियुक्त कर सकते हैं या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। तो आंसर डी है। ए और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। एक मध्यस्थ पुरस्कार को खारिज प्रदान करने के लिए पार्टी द्वारा इसकी प्राप्ति के कितने दिनों के अंदर आवेदन किया जाना चाहिए? तो 3 महीने के अंदर किया जाना चाहिए। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। सुलहकर्ता की नियुक्ति का प्रावधान किसके अंतर्गत आता है? तो धारा 64 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। प्रांतीय छोटे कारण न्यायालय अधिनियम 1887 लागू हुआ है 1 जुलाई 1887 को। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150। छोटे कारणों की अदालतों को समाप्त करने के लिए कौन अधिकृत है? तो राज्य सरकार। आंसर बी सही है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आगामी लॉ के एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि अन्य लोग भी वीडियो को लाभ उठा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि अन्य लोग भी वीडियो को लाभ उठा सकें और जुड़े रहें अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल शिव स्टूडियो ऑफ लॉ से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।